तो अब आगे देखो आप, कल हमने जहां तक पढ़ा था भाषा लिपि व्याकरण का परिचय पढ़ रहे थे, ठीक है ना। समाज में रहने के लिए मनुष्य को आपस में अपने विचार, कहते कि आपस में विचार विनिमय करने तथा अपने मन के भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम भाषा कहलाता है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि भाषा जो शब्द होता है ना वो कैसे बना होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना होता है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त, वाणी। फिर हमने पढ़ा था कि भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। और यहीं से आपको 2019 में प्रश्न पूछा गया था। फिर मौखिक भाषा का मतलब है कि साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा का मतलब होता है कि जो लिख करके अंकित किया जाता है, उच्चारित ध्वनि संकेतों को लिख करके अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद हमने भाषा में अंतर देखा था कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। अंतर का पहला बिंदु हमने देखा था कि मौखिक रूप से हम जो कुछ बोलते हैं ना वो छोटा होता है, वाक्य बोले तो वो छोटा होता है, ठीक है ना। और लिखित रूप में वाक्य बड़े होते हैं। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा में हम स्थानीय बोलियों का प्रभाव करते हैं, जिस स्थान क्षेत्र के होते हैं ना जहाँ के, अब मान लीजिए हम शेखावाटी के, तो शेखावाटी मतलब चूरू सीकर झुंझुनू, यहाँ की भाषा का उसमें देखने को मिलता है। और लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है, लेखक सतर्क होकर के लिखता है, यानी किसी प्रकार की अशुद्धि न रह जाए, ध्यान से सचेत होकर के उस भाषा को लिखता है। फिर मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती, आज हम जो बोल रहे हैं वो परिवर्तनशील, यानी उसको बदल करके बोल सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा का मतलब है जो चीज लिख दी वो स्थायी होती है, उसको अपन बदल नहीं सकते, कागज पर जो कुछ लिखा होता है। और फिर मौखिक भाषा का मतलब सदैव ताजगी बनी रहती है उसमें। और लिखित भाषा में बात करें कि रूढ़ तथा प्राचीनता से युक्त होती है। फिर हमने भाषा की प्रमुख इकाइयों की बात की थी कि भाषा की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी, जिनमें ध्वनि है, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को हम ध्वनि कहते हैं, और मौखिक भाषा में ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। फिर हमने वर्ण का पढ़ा था। वर्ण का मतलब होता है कि वक्ता के वर्ण, यानी वक्ता के मुख से उच्चारित होता है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते। फिर पढ़ा था पद, यानी शब्द पढ़ा था पहले। शब्द का मतलब वर्णों का जो सार्थक समूह बन जाता है, क में मैं जोड़ा, फिर लय जोड़ा तो कमल बना, एक सार्थक शब्द बन जाता है। फिर पद का मतलब विभक्ति युक्त शब्द होता है, उसे पद कहते हैं, और विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। भाषा के बाद आती है बोली। अब बोली का देखना आप, इसकी परिभाषा आती है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा की स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। और एक कहावत आती है हमारे कि कोस कोस पर बदले वाणी, यानी कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले वाणी।
ये देखने को मिलता है कि कोस कोस या 5 कोस से वाणी का अंतर मिलता है। शेखावाटी की हो, नागौर क्षेत्र की भाषा हो, ये अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग पंजाब की, हरियाणा की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोली का प्रयोग होता है। तो कहते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं। अब प्रमुख बोली कौन कौन सी है देखना, अपन बात करें प्रमुख बोलियां देखो कौन कौन सी है इसमें। सबसे पहले अपन बात करें पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी है ना, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? इसमें एक तो आती है अवधी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। इसमें अवधी प्रमुख है, अवधी प्रमुख है। यह उत्तर प्रदेश व फैजाबाद में बोली जाती है। फैजाबाद में बोली जाती है। अब हम बात करें कि तुलसीदास जी का हमने पढ़ा था, तुलसीदास जी के काव्य की जो भाषा है वो भी अवधी भाषा है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ आता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अवधी भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा। अब बोली की बात करें तो सबसे पहले आता है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी शामिल है और यह उत्तर प्रदेश फैजाबाद में बोली जाती है। आपने तुलसीदास जी का जो पाठ पढ़ा था, तुलसीदास जी के काव्य की भाषा भी अवधी मानी जाती है। जो उन्होंने कविताएं लिखी अवधी भाषा में लिखी थी। इसके अलावा एक मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, वो पद्मावत ग्रंथ भी अवधी भाषा में लिखा गया था। अब दूसरी बोली की अपन बात करें, दूसरी जो बोली आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आती है तो इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, हरियाणवी यानी बांगरू भाषा, ये बांगरू आती है। इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, हरियाणवी, बांगरू,
कन्नौजी भाषा शामिल होती है, शामिल है। और अब हम बात करें कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली बात करें इसकी, यह मथुरा व आगरा के आसपास, आगरा के आसपास बोली जाती है। और हमने तुलसीदास जी का भी खुद पढ़ा था कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भाषा तो अवधि है और कुछ रचनाएं तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और उसके बाद अगर हम सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी की काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही मानी जाती है। और सूरदास जी का जन्म स्थान भी आपको पता है, दो स्थान थे इनके, रेणुका या रुणकता ग्राम और दिल्ली के निकट से ही ग्राम है ना। तो आगरा और मथुरा के आसपास की अगर बात करें तो वहां की पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। फिर तीसरी भाषा आती है, बोली आती है इसमें बिहारी। अब बिहारी में कौन कौन सी आती है, एक तो इसमें आती है भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली इसमें आती है। अब हमने एक कवि का नाम पढ़ा था जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति। और विद्यापति की जो रचना है ना वो किस भाषा में लिखी गई थी, मैथिल भाषा में, मैथिली भाषा में लिखी गई थी। विद्यापति की रचनाएं मैथिल भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान में राजस्थानी बोली की बात करें तो राजस्थान में बोली जाने वाली, राजस्थान में बोली जाने वाली ये राजस्थान में बोली जाती है। और इसकी बात करें तो इसमें अपन मेवाड़ी भी आती है और मारवाड़ी भी आ जाती है, मेवाती भी इसमें आ जाती है। ये भाषाएं राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है। और एक भाषा आती है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा की बात करें तो पहाड़ी भाषा उत्तरांचल में बोली जाती है, उत्तरांचल में बोली जाती है। ये भाषा के 5 प्रकार की हमने भाषा पढ़ी थी, जिसमें पूर्वी हिंदी है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और उत्तर प्रदेश फैजाबाद में ये भाषा यानी बोली जाती है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत भी अवधी भाषा में रचित है। फिर पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी में आ जाती है।
बिहारी भाषा में भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी में आती है। उसके बाद अपन बात करें, विद्यापति की रचना मैथिली भाषा में लिखी गई थी। राजस्थानी में राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा आ जाती है बोली, जिसमें मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, और फिर पहाड़ी भाषा ये उत्तरांचल में बोली जाती है। अब ये बोलियों की हमने बात की, इतनी प्रकार की बोलियां इन क्षेत्रों में बोली जाती है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या अर्थ होता है, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखना इसको। व्याकरण का देखो, भाषा का हमने चर्चा की, बोली की थी। अब बढ़ते व्याकरण का। व्याकरण की अपन बात करें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब इसकी अपन चर्चा करेंगे। फिर हम आगे देखें कि व्याकरण की परिभाषा और देखें कि तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का ज्ञान करवाता है। फिर व्याकरण के कुछ अंग हैं, उन अंगों की चर्चा करेंगे। तो देखना इसका पहले अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भाषा का विश्लेषण करना। भाषा का विश्लेषण करना, भाषा का विश्लेषण करना। आज से यह है कि आज से यह है कि व्याकरण आज से यह है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर, व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर, भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है, रचना को स्पष्ट करता है। आज से यह है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। ये इसके हमने अर्थ की बात की थी। अब बात करें, इसकी एक परिभाषा और आती है। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, नियमों का ज्ञान कराता है। बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी
भाषा को या भाषा जोड़ लेना, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, ये व्याकरण की परिभाषा होती है। अब हम आगे बात करें व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से। व्याकरण के प्रमुख अंग, अगर व्याकरण के प्रमुख अंगों की बात करें तो व्याकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं, जिसमें शब्द विचार आता है, उसके बाद पद विचार आता है, वाक्य विचार होता है, उसके बाद आता है इसमें वर्ण विचार। ये व्याकरण के 4 अंग होते हैं, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार। अब यहां देखना, आप ध्यान से सुनना। हमने कल वर्ण की चर्चा की थी। शब्द की बात करें, ठीक है ना, शब्द वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है, वो भी इसमें आ जाते हैं। फिर पद की बात करें, वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य में देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आ जाते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद आ जाते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद आते हैं, जैसे साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है ना। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। वर्ण विचार, वर्ण हमने पढ़े थे, जैसे कै, च, ट, तै, प, ये वर्णों के अंतर्गत शामिल किए जाते थे, तो ये सभी इसमें आते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, और व्याकरण अर्थ है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ये व्याकरण के 4 अंग हैं। अब तक की बात करें तो एक बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, यहां से व्याकरण शास्त्र को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आया हुआ है, अभी आपको प्रश्न इसका लिखवा देंगे, कौन कौन से कब कब आए थे। 6 प्रश्न अपन चर्चा करेंगे 18, 19 और 20 की। अब व्याकरण भाषा, व्याकरण के बाद हम बात करेंगे लिपि की। अब लिपि किसे कहते हैं, इसकी साधारण सी परिभाषा आती है, छोटी सी। लिखित ध्वनि संकेतों को, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। भारत की प्राचीन 2 लिपियां थी। भारत की प्राचीन 2 लिपियां थी। भारत की प्राचीन 2 लिपियां थी। भारत की प्राचीन 2 लिपियां थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि और दूसरी आती है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। भारत की प्राचीन 2 लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। आगे हम बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि से ही
देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। 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 देवनागरी लिपि में ही मराठी, नेपाली, कोंकणी, प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा लिखी जाती है। अपभ्रंश भाषा लिखी जाती है। ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अपभ्रंश भाषा लिखी जाती है। तो देखो, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये सबको पता है ही। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की है फारसी। ऐसे मराठी, नेपाली, कोंकणी, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश की भाषा भी देवनागरी लिपि है। अब हम देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो देखना, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे अपन। जैसे इसकी पहली विशेषता आती है, यह
बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता की बात करें तो उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तीसरी विशेषता की बात करें तो उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। चौथी विशेषता की बात करें तो शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगली विशेषता की बात करें अनुनासिक 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 तथा अनुस्वार ध्वनियों के लिए अनुनासिक तथा अनुस्वार ध्वनियों के लिए अनुनासिक तथा अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह होते हैं। पृथक चिन्ह होते हैं। अक्षरों में सुडौलता। अक्षरों में सुडौलता। अक्षरों में सुडौलता तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। अक्षरों में सुडौलता तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। अगली बात करें अपन वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। आगे इसकी विशेषता की बात करें तो आता है यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। ये 8 विशेषताएं आती है इसकी देवनागरी लिपि की प्रमुख। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अनुनासिक तथा अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह होते हैं। अक्षरों में सुडौलता तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं और वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता होती है और यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। ये देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम इसमें एक प्रश्न और पढ़ेंगे। राजभाषा। देखना राजभाषा।
शासन कार्य के लिए स्वीकृत भाषा। कार्य के लिए स्वीकृत भाषा, कार्य के लिए स्वीकृत भाषा। शासन कार्य के लिए स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब हम इसकी आगे बात करें, हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी, ठीक है ना। राजभाषा हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत सभी शासन कार्य संचालित होते हैं। तो हिंदी भाषा का अपन लिखेंगे। हिंदी भाषा को कब मान्यता मिली थी, किस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा को बताया गया था। तो देखना 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा भारत की संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और उसके बाद आपको पता है प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस आता है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब आगे अपन बात करें, संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया है। अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया है।
नहीं किया गया है। तो देखो, शासन कार्य के लिए स्वीकृत भाषा को अपन राजभाषा कहते हैं, और हमारी जो राष्ट्रभाषा कह दो, राजभाषा कह दो, राष्ट्रभाषा हिंदी है, और शासन कार्य सभी हिंदी में संचालित होते हैं। आप किस बैंक में जाते हो किसी कार्य के लिए, तो बैंक में स्पष्ट लाइन लिखी होती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इसका सम्मान करें। तो यानी राष्ट्रभाषा के अंतर्गत ही सभी कार्य संचालित होते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान का एक अनुच्छेद है 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। फिर 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है, और पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाओं का वर्तमान में उसमें उल्लेख है, लेकिन राजस्थानी भाषा को कहते अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, और इसके लिए प्रयास अभी जारी है। अब हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न आए थे 2018 में, 19 में और 20 में। तो वो प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैं प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। जो प्रश्न आए थे आज तक परीक्षाओं में, ऊपर लाइन लिखना, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसी हिसाब से आपको तैयार होना है, तैयारी करनी है। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, सबसे पहले अपन बात करेंगे 2018 की। 2018 में एक प्रश्न आया था, ये 2018 में आया हुआ है। खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया। खड़ी बोली हिंदी ने, खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया। अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया। किस प्रकार किया। खड़ी बोली हिंदी ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया। दूसरा प्रश्न आया था ये, दो 2018 में आया था, व्याकरण शास्त्र को संक्षेप में लिखिए। व्याकरण शास्त्र को संक्षेप में लिखिए। व्याकरण शास्त्र को संक्षेप में लिखिए। फिर 19 की बात करें, की बात करें उन्नीस में आया था, भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली में क्या अंतर है, यह आया था 19 में।
19 में आया था 1%। बादशाह के कौन से दो रूप है बादशाह के कौन से दो रूप है। फिर बात करें 20 की। 20 में आया था मानव समाज के लिए बादशाह का क्या महत्व है। मानव समाज के लिए बादशाह का क्या महत्व है। मानव समाज के लिए बादशाह का क्या महत्व, ये आया था 20 में। लिपि को परिभाषित करते हुए लिपि को परिभाषित करते हुए लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली दो भाषाओं के नाम लिखिए। दो भाषाओं के नाम लिखिए। दो भाषाओं के नाम लिखिए। अब देखना इसमें ये 6% जो आपके सामने लिखे हैं विगत 4 वर्षों की बात है। 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था कोरोना की वजह से, और ये 2018 तक के आपको मैंने प्रश्न बताए, 6 प्रश्न आए थे। ये 2% 2000